जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग करेंट अफेयर्स का जो परीक्षा मंथन का जो फ्रेंड्स आप लोग का करेंट अफेयर्स था उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं आप लोग के डिमांड पे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का डिमांड है कि आप इसको भी करंट अफेयर्स को पूरा करवाइए, और मैं फ्रेंड्स आप लोग बताना ये चाह रहा हूँ कि कल वाले अगर आप करंट अफेयर्स देखे होंगे तो उसमें आपको जो जो पॉइंट में आपको हाईलाइट या अंडरलाइन किया और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, जहाँ पे आप जोड़ दीजिए वहाँ से फ्रेंड्स आज के देखिए, आज के जो टेस्ट हुआ है जो मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ उसमें आप देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन दिखे हैं। तो प्लीज़ अब पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ये आप ही लोगों के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपका होमवर्क जितने भी सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस का जो भी सेगमेंट है सभी का पीडीएफ मैं आपके पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल पे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी वाला भेज दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। और मैं करेंट अफेयर्स खुद के बना रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग के लिए बुक परचेज करके, क्योंकि मार्केट में बुक मिल नहीं रहा है, तो मैं बुक को परचेज किया हूँ और आप लोग के लिए बना रहा हूँ आप लोग के डिमांड पे। देखिए ठीक है, तो आज का एक पॉइंट देखते हैं क्या कि एफ एनपीटी की आवश्यकता और महत्व। देखिए इसकी क्या आवश्यकता है उसके महत्व के बारे में देखते हैं। देखिए कहा जाता है क्या कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2015 की तुलना में 8% अधिक होगा। तो देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो 2015 में जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन था वो 2024 में 8% अधिक होगा, और याद रखिएगा कि जिसे वर्ष पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 2024 से संभवतः अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। देखिए 2024 जो है संभवतः सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया था, और याद रखिएगा कि जिसमें जीवाश्म ईंधन का योगदान वैश्विक तापमान का 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहने का साथ असंगत होगा। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान नीतियों के कारण तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। कितने डिग्री सेल्सियस? 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि G20 शिखर सम्मेलन 2024, देखिए फ्रेंड्स कि नवंबर 2024 के बीच ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आयोजन किया गया है 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे, तो याद रखिएगा कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया है। और याद रखिएगा इस शिखर सम्मेलन का समापन जलवायु वित्त को बढ़ाने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को विस्तार करने के आह्वान के साथ हुआ है, और साथ में गाजा व लेबनान में तत्काल युद्ध विराम और यूक्रेन में व्यापक शांति पर भी जोर दिया गया है। अब देखिए इसके मुख्य बिंदु ये इंपॉर्टेंट है कि यह ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि इसकी थीम बताइए। ये जो G20 जो हुआ था शिखर सम्मेलन 2024 में, इसकी थीम क्या है, तो याद रखिएगा कि एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड द सस्टेनेबल प्लैनेट। ये ध्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया था उसमें मतलब कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन थे, तो लुइज इनासियो लूला द सिल्वा द्वारा किया गया था। इसके भागीदारी 19 सदस्य देश है, अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। अब देखिए मुख्य एजेंडा की बात करें तो सामाजिक समावेशन एवं भूख के विरुद्ध संघर्ष, ऊर्जा परिवर्तन एवं सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, और प्रमुख निष्कर्ष ये है कि अंत में G20 नेताओं में रियो घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी थी। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, रियो घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु संघर्ष एवं युद्ध, अति धनी व्यक्तियों पर कराधान, बहुपक्षीय सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण, गरीबी एवं भुखमरी, वैश्विक व्यापार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और स्वास्थ्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए अब G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि G20 की स्थापना कब हुआ था, 1999 में, और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक आर्थिक विकास के लिए सदस्यों की स्थिरता एवं सतत विकास के लिए नीतिगत समन्वय स्थापित करना। अगर बात करें नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का भी निर्माण करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। देखिए अब इसमें सदस्य देश 19 देश इसमें शामिल थे, जिसमें से कौन सा G20 में एक क्वेश्चन आया था आपके अभी हाल ही में बिहार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें आया था कि G20 में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी संघ इसमें शामिल है G20 में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन। अब देखिए हम बात करते हैं क्या कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन की
आधिकारिक शुरुआत ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन की आधिकारिक शुरुआत G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के द्वारा कहाँ पे की गई थी? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर भूख और गरीबी उन्मूलन की दिशा प्रयासों को गति देना है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका कि इसका मुख्य बिंदु वर्तमान में 81 देश है, भारत सहित 26 अंतर्राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन में कितने देश शामिल है? तो वर्तमान में 81 देश शामिल है, भारत भी इसमें क्या है? शामिल है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण 6 स्प्रिंट 2030 है, इसका महत्वपूर्ण रूप क्या है? तो 6 स्प्रिंट 2030 है। ऐसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्र सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए लक्ष्य उन्मुख पहल करेंगे। आगे देखिएगा, आगे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। FAO के मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है, याद रखिएगा, रोम में। अगला देखते हैं क्या इस पहल की आवश्यकता। तो वर्ष 2015 में सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया है, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक गरीबी एवं भुखमरी को समाप्त करना। है क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसमें जो देश, जितने भी देश इसमें शामिल हुए हैं, लगभग जो आपके 81 देश शामिल हुए हैं, इसका लक्ष्य कब है? तो याद रखिएगा, लक्ष्य है कि 2030 तक गरीबी एवं भुखमरी को क्या करना? समाप्त करना, ये लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे हम बात करते हैं क्या कि कोविड-19 महामारी के कारण इन लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति में बदलाव हुआ है, क्योंकि अत्यधिक गरीबी में वृद्धि और पोषण मानकों में गिरावट आई है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक 622 मिलियन लोग प्रतिदिन $2.15 की अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 2030 तक कितने मिलियन लोग जो है प्रतिदिन इतना डॉलर जो है अत्यधिक, तो याद है 622 मिलियन लोग। यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है तो वर्ष 2030 तक 582 मिलियन लोग भूखे रहेंगे। तो याद रखिए, 582 लोग। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि भूख और भारत, तो वैश्विक, याद रखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 127 देशों में भारत के 105वें स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कितना स्थान है? 105। टोटल कितना देश है? 127 2024 में, याद रखिएगा। और भारत का GHI स्कोर 27.3 चिंता का विषय है। खासकर इसकी तुलना दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से की जाती है, जो मध्य श्रेणी में आते हैं। याद रखिए, मतलब कि इससे भी नीचे भारत को बताया गया है भूख में। आगे है आपका कि उत्तर और दक्षिण कोरिया विवाद। देखिए, अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने हाल ही में संशोधित किए गए संविधान में दक्षिण कोरिया की पहली बार शत्रु राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है, जिसने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सालों से चल रहे तनाव को भी गहरता से जा रहा है। अब देखिए, विदित है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जनवरी 2024 में दक्षिण कोरिया के देश को मुख्य शत्रु घोषित किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि उत्तर कोरिया के नेता कौन है? तो किम जोंग है, किम जोंग। अब देखिए, अगर बात करते हैं क्या कि उत्तर कोरिया ने 16 अक्टूबर 2024 को घोषणा की है कि 1.4 मिलियन से अधिक नागरिकों ने सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कितने मिलियन लोग? तो 1.4 मिलियन लोग जो है वह नागरिकों ने सेना में शामिल होने के लिए उत्तर कोरिया में आवेदन किया, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि यह घोषणा दक्षिण कोरिया द्वारा पिछले हफ्ते सीमा पर प्योंगयांग विरोधी प्रचार पत्रों के साथ ड्रोन भेजने के जवाब में अपनी दक्षिणी सीमा पर सड़कों और रेलवे लाइनों के एक हिस्से को उड़ाने का एक दिन बाद की गई है। अगर आगे हम बात करते हैं क्या कि उन सड़कों और रेल संपर्क सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया है जो अब उपयोग में नहीं है और अभी उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है। देखिए, जो रेल जो था ना, वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है, इसको उड़ा दिया गया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, कोरियाई देश 70 से ज़्यादा सालों से युद्धरत है और बीच बीच में तनाव बढ़ना आम बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कोरियाई प्रायद्वीपीय 1910 से ही जापान के नियंत्रण में था। याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है कोरियाई प्रायद्वीप कब से जापान के नियंत्रण में था? तो 1910 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। पिछले सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब आज वाले सेट में, डे 5 वाले होमवर्क में। तो देखिए, दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और जर्मनी पे पोलैंड का आक्रमण था, मतलब कि जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था। वो क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण यही था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद प्रायद्वीपीय 2 भागों में विभाजित हो गया था। अब देखिए, सोवियत और चीनी कम्युनिस्ट ने उत्तर में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया का निर्माण के समर्थन किया है।
अब देखिए वर्ष 1950 में उत्तर कोरिया के संस्थापक, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर कोरिया के संस्थापक कौन थे, तो किल इल सुंग, और उत्तर कोरिया की स्थापना 1950 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नेतृत्व में उत्तर कोरिया सेना ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिसमें 3 साल तक चलने वाली कोरिया युद्ध शुरू हो गया। ठीक है ना, ये युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अगर हम बात करते हैं आगे क्या कि बेल्ट एंड रोड पहल और उससे अलग होने वाले देश, देखिए अक्टूबर 2024 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन थे, तो लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में ब्राजील ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल न होने का फैसला किया था, लेकिन वह चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के लिए अन्य तरीके तलाशेगा। आगे देखिए मुख्य बिंदु की बात करते हैं, तो ब्राजील का लक्ष्य है कि वह आधिकारिक रूप से शामिल हुए बिना ही अपनी बुनियादी ढांचे को परियोजनाओं को BRI से जुड़े निवेश कोषों के साथ जोड़े, क्योंकि उसे ट्रम्प प्रशासन के तहत तत्काल लाभ और प्रभावित अमेरिका के संबंधों के बारे में चिंता है। देखिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रुक जाता हूँ फ्रेंड्स, जो पढ़ने वाला मैं उसको पढ़ के आगे निकल देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील ने चीन की बेल्ट एवं रोड पहल BRI से बाहर निकलने का फैसला किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चीन की बेल्ट एवं रोड पहल से बाहर निकलने का फैसला किस देश ने किया है, तो ब्राजील ने किया है, जिससे यह ब्रिक्स में भारत के बाद दूसरे देश मतलब कि बन जाए। और जिन मतलब कि याद रखिएगा, अगर बात करते हैं क्या कि भारत BRI के बारे में आपत्ति जताने वाला पहला देश था। क्वेश्चन आ सकता है कि BRI के बारे में आपत्ति जताने वाला पहला देश कौन था, तो भारत, जिसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग ने इस प्रमुख परियोजनाओं को दृढ़ता के विरोध किया है, और जिसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से चीन का वैश्विक प्रभाव का विस्तार करना है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, विदित है कि भारत के बाद इटली वर्ष 2023 में चीन की BRI परियोजना से अलग होने वाला विश्व का पहला देश था। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के बाद इटली वर्ष 2023 में चीन की BRI परियोजना से अलग होने वाला विश्व का कैमा देश है, तो पहला देश है। किसने कौन अलग हुआ था, इटली हुआ था। किससे, तो BRI परियोजना से। देखिए बेल्ट एंड रोड पहल BRI परियोजना, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा शुरू की गई थी। याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा शुरू किया गया था। और ये क्षेत्रीय एकीकरण का सुधार, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना चाहती है। तो यार किसको जोड़ना चाहती है, तो याद रखिएगा कि एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना चाहती है ये बेल्ट एंड रोड पहल। याद रखिए, एशिया को अफ्रीका से और यूरोप से जोड़ना चाहती है। देखिए चागोस द्वीप समूह और डियागो गार्सिया द्वीप, देखिए क्या है ये। अगर बात करते हैं अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, देखिए कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप की संप्रभुता किसे सौंपने की घोषणा की है, तो मॉरिशस को। कौन से द्वीप, तो याद रखिएगा चागोस द्वीप, ये ध्यान से रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्या कि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर संप्रभुता का अधिकार बनाए रखेगा, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन का कार्यशील सैन्य अड्डा स्थित है। अब देखिए मुख्य बिंदु की बात करें तो चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है, तो 58 द्वीप शामिल है। और यह हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और मालदीव से लगभग कितना किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, 500 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने को मिलेगा, देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि विदित हो कि फ्रांसीसी लोग वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे। याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग कौन थे, तो फ्रांसीसी लोग। कब किए थे, तो 1715 में। कहाँ पे था, चागोस द्वीप समूह पे। किसके साथ, तो मॉरिशस के साथ। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों ने नव स्थापित नारियल बागानों में कार्य करने हेतु अफ्रीका और भारत के साथ दास श्रमिकों को लाया। याद रखिएगा, फ्रांसीसी 18वीं शताब्दी में। बाद में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को नियंत्रण कर लिया था। और वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह को केंद्रीय हिस्सा था। अब देखिए चागोस पर मॉरिशस का दावा, प्रशासनिक कारणों से चागोस मॉरिशस का हिस्सा था और जो हिंद महासागर के एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश था। वर्ष 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि
क्वेश्चन ये बन सकता है क्या कि मॉरिशस को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1968 में। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो चागोस ब्रिटेन के पास रहा, जिसने मॉरिशस को सेना की टुकड़ी के लिए 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया था। तो याद रखिए किसने दिया था? तो याद रखिए ब्रिटेन के पास रहा, जिसने मॉरिशस को, ब्रिटेन ने क्या होता कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को सेना की टुकड़ी के लिए 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि चागोस और डियोगो गार्सिया का सामरिक महत्व वर्ष 1966 में ब्रिटेन के सैन्य उद्देश्यों के लिए BIOT का उपयोग करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और डिएगो गार्सिया में बगान बंद कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना परमिट के डियागो गार्सिया में प्रवेश करने में रहना गैरकानूनी हो गया। अब देखिए इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा डियागो गार्सिया वर्ष 1986 में पूर्णतः कार्यशील सैन्य अड्डा बन गया। कब बना? तो 1986 में बना। ये देखिए वर्ष 2001 में अमेरिका पर अल कायदा ने 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका के विदेश में चलाए गए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध अभियानों में से एक प्रमुख स्थान था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका पर अल कायदा के 11 सितंबर के हमलों के बाद, यानी कि अमेरिका पर किसने हमला किया? तो अल कायदा ने। कब? तो 11 सितंबर वर्ष 2001 में हमला किया था, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्या कि ICJ ने फैसला सुनाया कि वर्ष 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले चागोस की मॉरिशस से अलग करना अवैध था। अब देखिए मॉरिशस अब डियागो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीप समूह पर लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है, जहां ब्रिटेन ने अमेरिका नौसैनिक अड्डे के लिए 2000 द्वीपवासियों को देखरेख कर दिया था, बेदखल कर दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका कि ओरंगुटान कूटनीति। देखिए मलेशिया ने पाम ऑयल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए चीन के पांडा कूटनीति के प्रेरित होकर ओरंगुटान कूटनीति का विचार करने का निर्णय लिया था। किसने विचार करने के लिए लिया? तो याद मतलब मलेशिया ने। मलेशिया। आगे देखते हैं क्या कि ओरंगुटान कूटनीति मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की एक ऐसी प्रथा है जिससे दूसरे देशों की सद्भावना के प्रतीक के तौर पर ओरंगुटान दिए या उधार दिए जाते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं क्या कि मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है। क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादन कौन है? तो मलेशिया है, मलेशिया, ध्यान रखिएगा। और पाम ऑयल उद्योग से जुड़े वनों की कटाई से ओरंगुटान के आवासों को खतरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आगे हम देखते हैं क्या है पांडा कूटनीति। तो पांडा का सबसे पहले चीन ने तांग राजवंश 618 से 907 तक था। तांग राजवंश किस देश का राजवंश था? तो याद रखिए चीन के तांग राजवंश के दौरान राजनयिक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया था। यह परंपरा वर्तमान समय में जारी है, पर इसे पांडा कूटनीति के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1984 के बाद से पांडा को उपहार के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि इन्हें 10 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है और इस अवधि को बढ़ावा जा सकता है। आगे देखिए ओरंगुटान के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सबसे बड़ा वृक्षवासी स्तनपायी है जो अपना अधिकांश समय वृक्षों पर व्यतीत करता है। ओरंगुटान का अर्थ होता है मलय भाषा में जंगल का व्यक्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ओरंगुटान का अर्थ क्या होता है? तो मलय भाषा में जंगल का व्यक्ति। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोंगो अवेली या पोंगो पाइगमियस। देखिए विशेषताएं की बात करें तो शरीर पर विशिष्ट लाल फर, लंबी शक्तिशाली भुजाएं और फड़कने वाले हाथ व पैर, दोनों पैरों की शाखाएं के मध्य में आगे बढ़ने की सहायता करता है। ठीक है, और याद रखिए IUCN स्थिति में अति संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं ये। देखिए पेरिस समझौता अर्जेंटीना में हुआ था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है क्या कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन थे? जेवियर माइली कथित तौर पर पेरिस समझौते से हटने के विचार कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सरकार COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन से वार्ताकार को वापस बुला लिया है। यह समीक्षा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार समझौते से बाहर निकलने की योजना के साथ मेल खाती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की वैश्विक प्रयासों में भविष्य की चिंताएं बढ़ रही है। देखिए पेरिस समझौता क्या है? देखिए दिसंबर 2015 में COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को हर 5 साल में प्रस्तुत करना और अद्यतन करना था। प्रत्येक अद्यतन से में अधिक महत्वाकांक्षा प्रतिबंधित होती है, जैसे में कि आपको देखें कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर पर लाना।
आगे देखिए कि से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इस वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी पर प्रतिबंध। देखिए अक्टूबर 2024 में इजरायली संसद ने 2 कानून पारित किए गए थे जो गाजा में लोगों को सहायता प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र सहायता एवं कार्य एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क्स एजेंसी UNRW इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क्स एजेंसी में कार्य गाजा के सहायता पहुंचाने को प्रतिबंधित करता है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इजराइल ने आरोप लगाया है कि UNRW के कुछ कर्मचारियों ने पिछले साल हमास की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि UNRW के बारे में, वर्ष 1948 के अरब इसराइल युद्ध के बाद UNRW की स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि UNRW की स्थापना 8 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 302 के क्लाउज 4 द्वारा फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत एवं सहायता कार्यक्रम चलाने के लिए की गई थी और इस एजेंसी ने 1 मई 1950 को प्रचालन शुरू किया था। आगे देखते हैं क्या कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या कि सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने लिथुआनिया ने के विनियम में आयोजित यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्य बिंदु की, तो देखिए कि पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है जो जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों को संबोधित करने पर केंद्रित है। देखिए इसका उद्देश्य मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलन करना है। देखिए अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी काउंसिल ऑफ द यूरोप फ्रेमवर्क द कन्वेंशन ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ द लॉ है। ठीक है, देखिए ये 50 से भी अधिक देशों द्वारा समर्थित है और यह संधि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक AI परिणामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। देखिए इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख AI डेवलपर्स के साथ साथ जापान, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य प्रतिभागी भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। और देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब जो हम लोग डे 4 में एक क्वेश्चन को देखे थे, क्वेश्चन नंबर 59 को देखे थे कि गाड़ी में जो वाहन को मापते हैं वहाँ पे हम आपको फ्रेंड्स आपको जो आंसर बताया था, वाहन की चालों मापने के लिए हम लोग किसका मतलब स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं वाहन की चाल मापने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ओडोमीटर जो होता है ना, वाहन की जो चाल होती है ना, चाल जो उसकी दूरी होती है, दूरी मापने के लिए जो दूरी होता है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये डे 4 का क्वेश्चन नंबर 59 है। मैंने आपको डे 4 के वीडियो के नीचे भी पिन कर दिया हूँ, आपके टेलीग्राम पे भी भेज दिया हूँ। तो एक जो फ्रेंड्स है वो बताए हैं कि आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, होता है मिस्टेक, तो उसके लिए मैं सॉरी, आपको मैं करेक्शन करवा दिया हूँ ऑलरेडी 3 जगह, तो आप उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर के दौरान सदस्य देशों ने ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट को अपनाया है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह से पहला साधन है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट के बारे में, ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है। कुछ याद क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल सहयोग के शासन के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं ग्लोबल डिजिटल के बारे में के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों ने 2 पैनल स्थापित के प्रतिनिधित्व किए हैं। पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और पैनल AI शासन वैश्विक संपदा पर के लिए पैनल। देखिए GDC से संबंधित लाभ है डिजिटल में समावेशन को बढ़ावा, वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, नैतिक मानकों का स्थापना, साइबर सुरक्षा चुनौती का समाधान, नवाचार को प्रोत्साहित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, जवाबदेही पर बल देना। देखिए GDC में विद्वान कंपनियां, बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का अभाव, डिजिटल अभाव, विभाजन, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, विनियामक चुनौतियां, हाशिए पर पड़े समूहों का बहिष्कार, कार्यान्वयन संसाधन का अभाव, तकनीकी तटस्थता। अब देखिए उत्तर कोरिया रूस पारस्परिक रक्षा संधि के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 12 नवंबर 2024 को उत्तर कोरिया ने रूस के साथ एक ऐतिहासिक पारस्परिक रक्षा संधि की पुष्टि की है और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द कोरिया उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है? तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया
आने की संभावना है, नहीं भी आ सकती है, कि नेता किम जोंग उन ने 12 नवंबर 2024 को रूस के साथ व्यापक राजनीतिक साझेदारी के संधि से पुष्टि करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जबकि रूस की संसद 6 नवंबर 2024 को इस संधि की पुष्टि की है। देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि यह संधि पहली बार 19 जून 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन के भव्य राजकीय यात्रा के दौरान मतलब प्योंगयांग की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेज नंबर 30 से लेके 35 तक था, मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया हूँ। और ये देखिए, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये जो था वो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, मैं इसलिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पीसेस में करिए। चैनल फ्रेंड्स, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसका वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उससे आप ज्वाइन हो जाएगा। कोई भी पीडीएफ मैं उस पर आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।